हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की अब तक से जुड़े उनमें। मैं आपका दोस्त अरविंद सिंह। आज क्लास हम पॉलिटी की पार्ट 2 चलाएंगे। तो पॉलिटी में हमने देखा हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक, और इसके पहले हमने कंपनी किस तरह से आगमन हुआ वो भी बताया। इसके बाद हम बात करते हैं 1781 का जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम, या 1781 का सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, तो देखते हैं 1781 का सेटलमेंट एक्ट, या इसे बोलेंगे संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम। या इसे बोल सकते हैं जुडिकेचर एक्ट, इसके नाम से जानते हैं इसको। इसमें एक ख़ास बात है क्या, इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो उसकी परिषद हुआ करती थी, हमने बताया था गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद, जिसमें सदस्यों की संख्या 4 हुआ करती थी। तो गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। इसमें एक ख़ास बात यह है कि गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद में जो जितने सदस्य हुआ करते थे, 4 सदस्य, प्लस उसकी गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। और इसमें खास बात यह क्या हुई कि बंगाल जो था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी मद्रास प्लस मुंबई प्रेसिडेंसियों को हैंडल करती थी। मतलब इसका शासन दोनों का शासन यहीं पर चलता था बंगाल में। तो अब क्या हो गया कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन क्या था? के अधीन मद्रास प्लस मुंबई प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। लेकिन अब इस एक्ट के माध्यम से, अब इसमें कौन शामिल किया गया? लेकिन अब बिहार प्लस उड़ीसा को भी शामिल कर लिया गया। इसमें ये हुआ कि इसमें पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास प्लस मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, लेकिन अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि बिहार प्लस उड़ीसा को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसमें ये चीज़ थी, ठीक है ना। और क्या हुआ कि अब जो गवर्नर जनरल था
वो सभी के लिए क्या बना सकता था, कानून बना सकता था। अब गवर्नर जनरल इन सभी के लिए कानून बना सकता था। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने वो बताया आपको। इसमें 1781 का सेटलमेंट एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम या इसे जुडिकेचर एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद को क्या किया गया कि गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से बाहर कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब आप समझते हैं कि कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें से हमने बताया था इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजाबेथ और अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे चैम्बर्स, लेमिस्टर एवं हाइड। उसी में ये जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद और उसकी सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से उसको बाहर कर दिया। वहाँ पर उसका कोई वो नहीं था, ये अपना स्वयं कानून बना सकता था, ये एक इंडिविजुअल कानून बना सकता था अपनी परिषद को लेकर के। तो ये हुआ आपका 1781 का सेटलमेंट एक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला एक्ट हम बताते हैं कि कौन सा एक्ट अगला होगा। तो अगला है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अगला है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो अगला एक्ट की बात कर रहे हैं हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, इसके तहत शीर्षक इसका है भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। अब ये ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि कंपनी में अब दो चीज़ें होंगी। क्या कि कंपनी अब क्या करेगी कि कंपनी में दो तरह से शासन, डुअल शासन होगा, ठीक है ना। तो कंपनी में या कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलाप, जो व्यापारिक क्रियाकलाप हैं इनको हैंडल कौन करेगा, तो इनको हैंडल करने का काम करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें सदस्यों की संख्या 24 हुआ करती थी, हमने बताया, ठीक। इसके बाद जो राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलाप इनको हैंडल करने का काम कौन करेगा, राजनीतिक क्रियाकलापों को हैंडल करने का काम करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसकी स्थापना ब्रिटेन में होती है। ये ब्रिटेन में था, ये वहीं से हैंडल करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ब्रिटेन लंदन, ठीक है ना। और इसके सदस्यों की संख्या, इसके जो सदस्य थे, इसमें जो सदस्य थे इनको सदस्यों की संख्या 6 थी, ठीक है। तो हमने बताया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें शीर्षक इसका है भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। और ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कैसे थे, तो कंपनी के अधिकार में रहेगा व्यापारिक। कंपनी क्या करेगी कि व्यापारिक क्रियाकलाप, कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को हैंडल करने कौन करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें सदस्यों की संख्या 24 हुआ करती थी। इसमें कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों को हैंडल करने का काम कौन करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। इसमें सदस्यों की संख्या 6 हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद हमने ये बताया
कि आगे इसके है, हमने बताया था आपको कि जो गवर्नर जनरल था तो पहले उसके सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी, तो 4 हुआ करती थी, और अब गवर्नर जनरल की संख्या या गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद जो थी उनकी संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई, 4 से घटा करके 3 कर दी गई। इसमें प्रांतीय गवर्नर भी हुआ करते थे, प्रांतीय गवर्नर प्लस उसकी भी परिषद हुआ करती थी, तो इनकी संख्या को घटाकर कितना कर दिया गया, 4 से घटाकर कितनी कर दी गई, 3, 4 से घटाकर कितनी कर दी गई, 3। अब इसमें क्या हुआ, इसके तहत अगर कोई भी कंपनी का व्यक्ति, कंपनी के कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनके लिए कौन उत्तरदायी होगा, तो उनके लिए एक लंदन में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है या एक न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो इसके तहत कलकत्ता वो ब्रिटेन में न्यायालय की स्थापना की गई, और ब्रिटेन में न्यायालय की स्थापना की गई। और ये ब्रिटेन में न्यायालय की स्थापना क्यों की गई कि जो कंपनी के अधिकारी थे उनके अवैध कार्यों को रोकने के लिए या उन पर मुकदमा चलाने के लिए या उनको सज़ा दिलाने के लिए कहाँ पर, ब्रिटेन में एक न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसी के तहत हुआ कि यदि कोई गवर्नर जनरल जैसे है तो बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय राजा से युद्ध करने या संधि करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर किसी भी गवर्नर जनरल को भारतीय राजा से युद्ध करना है या संधि करना है तो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल से उसको क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो संधि कर सकता था। तो ये है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हमने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था वो आपको बताया। इसके बाद हम बात करते हैं अगला एक्ट। जो अगला एक्ट है आपका वो है, हमने बताया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब अगला एक्ट है 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट, इसमें क्या है, 1786 का चार्टर एक्ट या चार्टर, 1786 का राजलेख या 1786 का चार्टर या 1786 का एक्ट। इसके तहत ये हुआ कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया गया, प्रधान सेनापति बनाया गया और विशेष परिस्थितियों में ये कानून बना सकता था। विशेष परिस्थितियों में ये परिषद के निर्णय को ना मानकर परिषद के निर्णय को ना मानकर खुद अपने विवेक से क्या करेगा, नियम कानून बनाएगा, ना मानकर अपने कानून बना सकता था, इसको ये क्या किया, इसको ये अधिकार दे दिए गए। ठीक है, तो ये है आपका इम्पोर्टेंट, यहाँ से इतना ही है। 1786 का चार्टर एक्ट, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया गया। इसमें विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को ना मानकर, मतलब अपने जो उसकी परिषद हुआ करती थी 4 से घटा करके 3 कर दी गई थी, वो 3 जो सदस्य थे उनकी परिषद को ना मानकर ये अपने निर्णय, अपने कानून स्वयं बना सकता था। ठीक है, अपने निर्णय स्वयं ले सकता था और इसको ये विशेष परिस्थिति दी गई या विशेष इसको अधिकार मिल गया। ठीक है, तो अगला एक्ट है आपका, ये था 1786 का चार्टर एक्ट, या अगला हम बात करते हैं इसकी कि 1787
अगला एक्ट है आपका 1793 का चार्टर। अब ये 1793 का चार्टर क्या है, इसमें बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट हम सिर्फ वही बताएंगे कि 1793 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लंदन में जिसकी स्थापना की गई, जिसके सदस्यों की संख्या 6 थी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। पहले जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो वेतन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन था वो ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाता था। तो क्या है कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत की राजस्व से क्या दिया जाने लगा, वेतन दिया जाने लगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका एक्ट है 1813 का चार्टर या राजलेख या अधिनियम या, ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, इसमें भारतीय शिक्षा अधिनियम पास हुआ। 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 भारतीय निर्योग्यता अधिनियम पास हुआ। अब क्या हुआ, इसके तहत भारतीय निर्योग्यता अधिनियम पास हुआ, भारतीय शिक्षा अधिनियम पास हुआ। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, कई क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, कि जो कंपनी, पहले कंपनी जो व्यापार करती थी पूर्वी देशों के लिए, तो अब कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। इसके तहत कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। मतलब सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकती थी पहले, कंपनी के एकाधिकार को इसमें ख़त्म कर दिया गया। अब क्या हुआ, ब्रिटेन के, इसी के तहत कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटेन के आम नागरिक अब पूर्वी देशों से या भारत से पूर्वी देशों से व्यापार कर सकते थे। लेकिन जो कंपनी है, लेकिन कंपनी का एकाधिकार, कंपनी का जो एकाधिकार है वो चाय पर प्लस चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है। इसमें हमने बताया 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतीय शिक्षा अधिनियम पास हुआ, भारतीय निर्योग्यता अधिनियम पास हुआ, कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटेन में आम नागरिक, अब ये ब्रिटेन के जो आम नागरिक हैं अब पूर्वी देशों से व्यापार कर सकते थे। कंपनी के एकाधिकार, अब जो कंपनी का एकाधिकार था चाय प्लस चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार इसका बना रहा और ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुआ है। यहाँ पर कंपनी का जो एकाधिकार है चाय प्लस चीन के साथ व्यापार बना रहा है। अब अगला इसी में हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला इसी में हम बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। इसमें और क्या हुआ, इसी के तहत अब इसमें हुआ क्या कि ईसाई मिशनरियों का, ईसाई
मिशनरियों का भारत आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियाँ जो थी, ईसाई पादरी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत आए। ठीक है ना। और क्या करते थे ईसाई, ये जो पादरी थे, भारत में हम लोगों से या हमारे भारतीयों से जबरन ईसाई धर्म मनवाने के लिए विवश करते थे। अगर कोई व्यक्ति इनके ईसाई धर्म को नहीं मानता था तो उसे जबरन मनवाने का प्रयास करते थे। सपोज दैट जैसे किसी व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है और उसके पिता की डेथ हो जाती है तो उसकी सारी संपत्ति, अगर वो व्यक्ति ईसाई धर्म को नहीं अपनाता है तो उसकी सारी संपत्ति, उसके पिता की सारी संपत्ति हड़प लेते थे। तो ये था ईसाई मिशनरियों का आगमन। ठीक है। और इसी में हुआ कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। इसमें प्रावधान किया गया इसी एक्ट के तहत। और इसमें हमने बताया आपको कि इसमें ईसाई मिशनरियाँ भारत आगमन करती हैं। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे हमने आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो एक्ट है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसमें क्या खास बात है ये हम देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो अगला एक्ट है 1833 का चार्टर। जो 1833 का चार्टर है इसमें खास बात कुछ ये है कि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अब क्या हुआ, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया, हमने बताया था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग। अब इसी के तहत क्या हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। किसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और ये जो गवर्नर जनरल बनाया गया। अब ये जो गवर्नर जनरल थे, अब ये जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया इसके तहत। अब इसमें क्या हुआ, इसको ये शक्तियाँ दी गई, गवर्नर जनरल को शक्तियाँ दी गई कि ये अब मतलब ये सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, केंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है। तो इसको शक्तियाँ दी गई कि ये क्या कर सकता था, ये बजट बना सकता था, ये बजट तैयार करेगा, मतलब केंद्रीकरण हो गया। तो अब क्या होगा, अब बजट बनेगा, ये बजट पूरे भारत के लिए इसको ये शक्ति दी गई कि अब ये बजट बनाएगा, पूरे भारत के लिए बजट बनेगा। आयोग गठन करने की शक्ति दी गई, आयोग कोई गठित कर सकता है, आयोग गठन करने की शक्ति इसको मिल गई, आयोग गठन करने की शक्ति मिल गई। अच्छा, बजट बना सकता है, पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, आयोग गठन करने की शक्ति दी गई। ठीक है। और इसी के तहत इसी के कार्यकाल में 1834 ईस्वी में इस आयोग एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले को
लॉर्ड मैकाले को इसी के तहत लाया गया कि विधि को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले को विधि को संहिताबद्ध करने के लिए लाया गया और इसी ने क्या किया, कानून बनाए। लॉर्ड मैकाले को विधि को संहिताबद्ध करने के लिए लाया गया। अब ये जो लॉर्ड मैकाले है, इसने एक गठन किया, आयोग का गठन किया। ये जो आयोग गठन करने की शक्ति दी गई थी, तो इसी के तहत एक आयोग गठन किया गया। इसका नाम था कौन, आयोग। इसने एक आयोग का गठन किया, इसका नाम था, जिसका नाम है आपका विधि आयोग, जिसका नाम है विधि आयोग। और ये विधि आयोग गठित करता है, तो मतलब कानून बनाने की एक शक्ति इसमें आ जाती है और इसको संहिताबद्ध करने के लिए एक कानून बनाता है। और ये जो कानून बनाता है, तो 1834 ईस्वी में ये जो आयोग गठन किया गया, 1834 ईस्वी में इसने इस आयोग का, विधि आयोग का गठन किया। तो हमने बताया आपको, इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। बजट पूरे भारत के लिए तैयार करेंगे, कानून बनाने की शक्ति, गठन करने की शक्ति। लॉर्ड मैकाले को विधि को संहिताबद्ध करने के लिए लाया गया। और इसमें हमने बताया आपको कि अब अगला इस और भी है इसमें कि इसके तहत और क्या हुआ। तो इसके तहत इस विलियम बेंटिक ने क्या किया, इसमें थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ये जो विलियम बेंटिक है, इसने समाज सुधार के लिए समाज सुधार पर ध्यान दिया। इसने भारत की बुराइयों को देखते हुए समाज सुधार पर थोड़ा ध्यान देता है। और इस समाज सुधार कैसे करता है, इसने भारत में जो सती प्रथा चल रही थी, तो सती प्रथा का अंत किया। जो सती प्रथा का अंत इसने कब किया, 1829 ईस्वी में। और ठगी प्रथा का अंत, इसी को माना जाता है ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में इन्होंने किया। तो भारत में समाज सुधार का काम ये करने वाले हैं। और इन्हीं के साथ काम करने वाले, हमारे सती प्रथा का दमन करने वाले जो हमारे राजा राम मोहन राय हैं, तो उन्होंने उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, सती प्रथा और ठगी प्रथा को दमन किया। और इसमें एक खास ये बात हो जाती है कि जो हमने बताया था कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त पूरी तरह से नहीं हुआ था, और इस एक्ट के तहत कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जो चाय और चीन के साथ व्यापार चल रहा था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये है आपका 1833 का चार्टर एक्ट, जिससे भी जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे हमने आपको बताए। इसके बाद अगला चार्टर आपका आएगा 1853 का चार्टर एग्नियम। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अगला एपिसोड देखने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कि आप सक्सेस यूट्यूबर को। और आपका दोस्त मैं अर्जुन आपके लिए अगला टॉपिक इसी से रहेगा, पार्ट 3, और उसमें हम बात करेंगे 1833 के चार्टर एग्नियम के बारे में। तो धन्यवाद।